माय लवली स्टूडेंट, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट ही लेता है, जिंदगी तो हर कोई काट ही लेता है। दम है तो जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। तो समझे मेरे छात्राओं, तो आज हम लेकर आए हैं एक नए अध्याय पाठ 12 है, जो एटम यानी परमाणु के बारे में यह पाठ आधारित है। सो आइए चलते हैं। 2015 का आया हुआ क्वेश्चन 15वां प्रश्न है। 2015 का 15वां प्रश्न आया हुआ है। बोर के सिद्धांत के अभिगृहीतों को लिखें। बोर के सिद्धांत पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें। और ये 5 मार्क्स में आए हैं। अभिगृहीत या मान्यताएं भी कही जा सकती हैं। बोर का परमाणु मॉडल कहिए या अभिगृहीत कहिए या मान्यताएं कहिए। बोर्स मॉडल ऑफ एटम 1913 में नील्स बोर नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने परमाणु मॉडल को निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित बताया। परमाणु के केंद्र में धन आवेशित नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में धन आवेशित नाभिक होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं, जिन्हें अस्थायी कक्षा कहते हैं। 2020 में 11वां प्रश्न पूछा गया कि बोर के अस्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं। तो भाई यही अस्थायी कक्षा है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं, जिन्हें हम अस्थायी कक्षा कहते हैं। और यही प्रश्न आपको 2020 के 11वां प्रश्न पूछा गया था कि बोर के अस्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं, जिन्हें अस्थायी कक्षा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम mvr = nh/2π होता है, जहां n का मान 1, 2, 3 मुख्य क्वांटम संख्याएं हैं तथा h प्लांक स्थिरांक है। और 2021 में H का कोणीय संवेग क्या है। H का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कोणीय संवेग क्या है। तो भाई फॉर्मूला हम तो यहाँ से देखते हैं कि mvr = nh/2π। तो n की जगह पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो यहाँ नंबर 1 दे देंगे। तो अब हमें कोणीय संवेग mvr बराबर क्या मिलेगा। जब यहाँ 1 रखेंगे तो 1 से h में गुना करने से तो h ही आएगा, तो h/2π होगा। तो यहाँ पर 2021 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि h का कोणीय संवेग क्या है। तो भाई h का कोणीय संवेग है h/2π। कैसे निकला। सो यहाँ n के जगह पर 1 रखने से, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। फिर 5वां देखिए, यदि उच्च तथा निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्रमशः E1 और E2 हो तो E1 - E2 बराबर hν। यहाँ न्यू भी क्या है, आवृत्ति है। तो एक और 2021 में पूछा गया कि बोर का आवृत्ति शर्त क्या होता है। तो बोर का आवृत्ति शर्त होता है E1 - E2 = hν। यही आवृत्ति शर्त होता है। तो इस तरह से भाई ये प्रश्न पूछे गए हैं। आइए चलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बोर सिद्धांत यानी बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। मान लिया कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m1 आवेश E चूँकि माइनस में होता है, तो यहाँ पर E- इलेक्ट्रॉन का आवेश है और E+ ये नाभिक का यानी प्रोटॉन का यानी नाभिक का आवेश समझिए। इसमें चूंकि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। त्रिज्या r की कक्षा में v वेग से चल रही है। r त्रिज्या की कक्षा में यह v वेग से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। अभिकेंद्र बल बराबर होता है आकर्षण बल, और अभिकेंद्र बल होता है mv²/r, और आकर्षण बल होता है कूलॉम के नियम से E1 E2 बटा r² 1/4πε0 E+ में और E- में और r²।
है ना। तो ये दोनों ई है, ये माइनस और प्लस तो इनके आवेश हैं, तो E1 ई और ई बटा आर स्क्वायर, और ई का गुणा हो जाएगा ई स्क्वायर, और यहाँ ध्यान दें एक आर स्क्वायर है, यहाँ आर है, तो एगो ये आर कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर केवल आर बचेगा और यहाँ एम भी स्क्वायर बचेगा, क्योंकि यह आर इधर आके गुणा अगर करेंगे तो आर एक कटा देगा। अब ये एम भी आर बराबर एन एच बाई 2 पाई बोर के अभिग्रही से होता है, और इसको हम होल स्क्वायर कर देते हैं, तो एम स्क्वायर भी स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और 2 दूनी के 4 यानी 4 पाई स्क्वायर, यानी वर्ग करने पर ये प्राप्त हुआ। हाँ, तो अब समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर एम स्क्वायर भी स्क्वायर आर स्क्वायर बटा एम भी स्क्वायर हुआ, और एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, और उपलट जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाई ई स्क्वायर आ जाएगा। और इस तरह से इसमें से आर और आर स्क्वायर ये कटेगा, आर एक आर को इसमें ये काट देगा, इसके बाद ये 4 इस 4 से कट जाएगा, और फिर ये पाई 4 पाई है, तो पाई तो यहाँ रह जाएगा, 4 कट जाएगा। इसके बाद ये एम स्क्वायर में से एक एम को कैंसिल करेगा, भी स्क्वायर एक भी, ये भी स्क्वायर कट जाएगा, और तब ये हमारे पास बचेगा क्या, एक आर भी कट गया, तो आर बराबर मिला हम लोगों को एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई, और इसके बाद इधर वाला एक एम बचा है तो उसको लाएंगे हम इधर साइड में, तो एम, और इसके बाद ये ई स्क्वायर। तो ये रहा हाइड्रोजन की कुल ऊर्जा निकालने के लिए ई बराबर ई के प्लस ई पी। तो ई के काइनेटिक एनर्जी है 1/2 एम भी स्क्वायर होता है, और ई पी पोटेंशियल एनर्जी है, ये हो जाता है माइनस ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और तब 1/2 हम इसमें कॉमन ले लिए हैं, तो ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई आर। इस तरह से ये 1/2 एम समीकरण 1 से इसका मान रखा गया है, सो 1 में आप देख सकेंगे, और इस तरह से ये मान आया, और फिर माइनस ई स्क्वायर, ये 4 और 2 में गुणा हो जाएगा 8 पाई, और एप्सिलॉन नॉट, और ये आर हो गया, और फिर बराबर में ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में पाई एम ई स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये इस तरह से थर्ड समीकरण से ये हमको मिला है, किसका, आर का मान हम जब रखे यहाँ पर तो पलट जाएगा, तो इस तरह से ये पाई एम ई स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, और ई एच बराबर हो जाएगा माइनस एम ई 4, ये सब मान मिलाने से, और 8 पाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इस सूत्र से हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा प्राप्त होती है। ई एन बराबर हो जाएगा ये फॉर्मूला, और इससे हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा प्राप्त की जाती है। आइए चलते हैं बोर का स्पेक्ट्रमी रेखाओं की उत्पत्ति के सिद्धांत, यानी बोर थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। डेल्टा ई बराबर E1 माइनस E2, और बराबर अभी हमने साबित किया माइनस एम ई 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, यही चीज़ है, सो यहाँ हमने लाया है। इसके बाद स्पेक्ट्रल लाइन की आवृत्ति सी बराबर न्यू लैम्डा, और न्यू बराबर हो जाएगा सी बाई लैम्डा। तो देखिए भाई, ये डेल्टा ई बराबर E1 माइनस E2, और E1 माइनस E2 का वैल्यू जब हम लोग रखेंगे तो 1 बटा ये n स्क्वायर है, तो एक पहली कक्षा के लिए E1 के लिए n1 स्क्वायर, और E2 के लिए n2 स्क्वायर। उसी तरह अब इसका घटाव एच न्यू माना जाएगा। एच न्यू क्या है भाई, क्वांटम कहलाता है। आइए एच न्यू माइनस एम ई 4 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर, और इसको
उतार दिया गया है। और सी बराबर लैम्डा न्यू लैम्डा होता है। तो अगर हम ये न्यू निकालना चाहें तो सी बाई लैम्डा हो जाएगा। सो यहाँ पर सी बाई लैम्डा किया गया है और एच को इधर साइड में लाए हैं तो स्क्वायर था, तो अब यहाँ क्यू हो गया है। फिर बाकी वैसे ही उतार दिया गया। फिर 1 बाई लैम्डा बराबर -me4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एक्स एच स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/2 स्क्वायर। अब इस तरह से 1 बाई लैम्डा बराबर आर एच, ये सब को हम आर एच कॉन्स्टेंट मान लेते हैं। इतना बराबर को हम कांस्टेंट मान लिए तो यही मान हमको मिलेगा। जब n बराबर 2 n बराबर 4 तो बामर श्रेणी की प्राप्त होती है। आइए चलते हैं, देखिए n बराबर 1, n2 बराबर 2, 3, 4, तो अब ये लाइमन श्रेणी कहलाती है। और जब n1 बराबर 2 हो, यहाँ n1 बराबर 2 हो और n2 बराबर n1 बराबर 2 और n2 बराबर 3, 4, 5, तब बामर श्रेणी कहलाती है। n1 बराबर 3 है और n2 बराबर 4, 5, 6, तो पाचन श्रेणी कहलाती है। और n4 बराबर और n2 बराबर 6, 7, 8, ये फुंड श्रेणी कहलाती है। और ये छठा n1 बराबर 6 हो तो n2 बराबर 7, 8, 9 आएगा, ये हम्फ्री श्रेणी कहलाता है। इसके श्रेणी को बनाने का ये सब तरीके हैं, सो आप बनाएंगे, ऐसे भी बना सकेंगे या ऐसे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये लाइमन, बामर, पाचन सब श्रेणियों का पता चलता है। ऊर्जा आरएस, ऊर्जा स्तर आरेख, एनर्जी लेवल डायग्राम, आइए लापाबा प्राइफुंड से याद रखते हैं। ला से हो जाएगा लाइमन, बा से हो जाएगा बामर, पा से हो जाएगा पाचन, ब्रै से ब्रैकेट, और फूंड से फूंड, ह से बै से हो जाएगा क्या ब्रैकेट, फू से हो गया फाउंड और ह से हम्फ्री। इस तरह से ला बा पा बै फून। हाँ, तो है इस तरह से आप फिगर लाइमर, बामर, पाचन, ब्रैकेट, फूंड, हम्फ्री सी, ये सब नंबर 1 के लिए है। नंबर 2, नंबर 3 ये क्वांटम नंबर हैं और उसके अनुसार ये श्रेणियाँ हैं। सो आप इस तरह से फिगर बना सकते हैं। हाँ, तो इसे थोड़ा याद रखने के लिए भाई इस तरह से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए नोट में लाइमन, ये पाराबैंगनी भाग में पड़ती हैं। लाइमन कहाँ पड़ती हैं? पाराबैंगनी भाग में पड़ती हैं। बामर कहाँ पड़ता है? तो ये दृश्य भाग में। पूछा गया था 2020 में ये पूछा गया था कि बामर किस भाग में पड़ता है, तो आपको कहना होगा यह दृश्य भाग में पड़ता है। अन्य जो भी किरणें हैं सब ये अवरक्त होती हैं। अवरक्त किरणें भी अन्य में जो है अवरक्त किरणें अवरक्त किरणों में पड़ती हैं। यानी फिर से एक बार देखें, लाइमन पाराबैंगनी भाग में पड़ती हैं, बामर दृश्य भाग में पड़ती हैं, अन्य जो भी किरणें हैं सब अवरक्त भाग में पड़ती हैं। इसको याद रखने के लिए हमने बनाए हैं लाप, यानी लाइमन पाराबैंगनी में, बादरी का मतलब बामर दृश्य भाग में, और अन्य जो है अवरक्त किरण अवरक्त भाग में। हाँ, तो अब अगला प्रश्न आप देखेंगे 2019 का 13वां प्रश्न है। परमाणु के बोर मॉडल की 2 कमियों का उल्लेख करें। 2 कमी यानी 2 दोष बताने हैं और 2 ही मार्क में यानी 2 नंबर के लिए हैं। तो बोर के परमाणु मॉडल के दोष यानी सीमाएं कहिए, दोष कहिए या कमियां कहिए, ये तीनों में कोई भी तरह से पूछे तो यही आपको जवाब देने हैं। क्या कमी हो या दोष हो या सीमा हो,
तो इस तरह से कोई भी चीज़ें बोर मॉडल के बारे में कमी कही या दोष कही या सीमा कहे तो एक ही जवाब हमको देने हैं। और ये 2 नंबर में पूछा गया है 2019 का 13वां प्रश्न। तो इनकी सीमाएं या कमी या दोष क्या हैं? पहला देखिए, यह मॉडल एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पर लागू नहीं होता, यानी एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पर यह नियम इनका बोर का काम नहीं करता। यह मॉडल तरंग संख्याओं के विषय में सूचना नहीं देता, यानी संख्या के बारे में कुछ नहीं बताता। यह इलेक्ट्रॉन के वितरण को नहीं समझाता कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से वितरित हुए हैं। इस सिद्धांत द्वारा तत्व की विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता में अंतर के कारण समझने में असमर्थ है। यानी यह सिद्धांत जो है विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता में जो अंतर का कारण है वो नहीं समझा पाता। यह इलेक्ट्रॉन के तरंग गुणों को प्रतिपादित करने में असमर्थ है। तो भाई इस तरह से ये 5 को दोष हमने दिखाया, लेकिन जब 2 मार्क्स में अगर आते हैं, 2 मार्क्स में जब आते हैं तो आपको कम से कम 2 आंसर तो 2 पॉइंट का आंसर अवश्य लिखना होगा। लेकिन हमने 1 से 5 तक दिया, जिसमें से सभी को लिखना अनिवार्य नहीं है। इसमें से कोई 2 आप लिख सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि 2 नंबर के लिए 2 पॉइंट को लिख देना जरूरी है। आइए चलते हैं आगे वाले प्रश्न में। ये 2011 का दूसरा प्रश्न है, 2013 का दूसरा प्रश्न है, 2015 का दूसरा प्रश्न है। यानी 11, 13, 15 में आया हुआ केवल दूसरा प्रश्न ही है। तो क्या है भाई, लेजर किरणों की किन्हीं 4 मुख्य विशेषताओं को बताइए। लेजर किरणों की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। लेजर किरणों की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखें। इस तरह से अलग अलग वर्षों में अलग अलग रूप में पूछा गया। आइए चलते हैं, लेजर या लेसर क्या है। तो LASER, एल से हुआ लाइट, ए से हुआ एम्प्लीफिकेशन, बाई, ए से स्टिमुलेटेड, ई से इमिशन ऑफ, आर से रेडिएशन। ये इनका संक्षिप्त रूप है। लेसर का संक्षिप्त रूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी यह संक्षिप्त रूप है लेसर। तो इतने का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ होता है विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। यानी इसका हिंदी है जो डबल कोट में हमने दिया है, विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। आइए लेजर किरणों के गुण के बारे में जानते हैं। लेजर किरणें समान कला में होती हैं, समान लंबाई की होती हैं, समान दिशा में चलती हैं, उद्दीप्त उत्सर्जन विधि से चलती हैं, उद्दीप्त उत्सर्जन विधि से उत्पन्न होती हैं और बिना अवशोषित हुए अत्यधिक दूरी तय की जा सकती है। किसके द्वारा? लेजर द्वारा या लेसर द्वारा। आइए इसका उपयोग देखते हैं कि लेसर किरणों का यानी लेजर किरणों या लेसर किरणों का क्या उपयोग है। तो देखिए, हीरा में छोटे छोटे छिद्र करने में लेसर किरणों का उपयोग होता है। चिकित्सा विज्ञान में यानी चीड़ फाड़ के लिए डॉक्टरों के द्वारा इसमें लेसर किरणों का उपयोग होता है। युद्ध क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है। लेजर किरणों का युद्ध क्षेत्र में भी उपयोग होता है। विज्ञान अनुसंधान में भी इसका उपयोग है। और लास्ट 5वां फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग है। तो लेजर किरणों के बारे में आपने देखा कि लेजर किरणों का फुल फॉर्म क्या है। एल से हुआ लाइट, ए से एम्प्लीफिकेशन, ए से स्टिमुलेटेड और ई से इमिशन, आर से रेडिएशन। इस तरह से लेजर का फुल फॉर्म हुआ। और इनके गुण आपने देख ही लिया कि समान काला में होती हैं, समान लंबाई की होती हैं, समान दिशा में होती हैं, उद्दीप्त उत्सर्जन विधि से उत्पन्न होती हैं और बिना अवशोषित हुआ अधिक दूरी तय कर सकती हैं। और इसका उपयोग हमने आपको बताया कि हीरा को छोटे छोटे छिद्र बनाने में, चिकित्सा में, युद्ध क्षेत्र में, विज्ञान अनुसंधान में और फोटोग्राफिक प्लेट में। तो ये रहा भाई हमारा ये फिजिक्स का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सो मैं भूल ही गया था आपसे ये कहने के लिए कि अगर इतना मैं मेहनत करता हूँ और आपको
कुछ फ़ायदा महसूस होता है तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब कर दें भाई। और इसी पर मैं अपने आज के काम को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद भारत।